ये लड़की तो गई काम से, मेरी लाइन यूज़ करके अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब रूपल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधे किचन के अंदर गई और आहान और सनाया को इनडायरेक्ट अंदाज में ताना मारते हुए बोली, पता नहीं ये लोग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन घर की चार दीवारों में क्यों नहीं करते। मुझे सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ कपल्स का पता है जो अपनी रोमांटिक फ़ोटो को पोस्ट करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी अपने फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं, पैसा भी कमाना हो जाएगा और मेरे जैसे बाकी लोगों को इरिटेट भी नहीं होना होगा। रूपल के इस टॉइंट को सुनकर सनाया ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया। तभी आहान ने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं जो सिर्फ अपनी फ़ोटो पोस्ट करके ही बहुत फेमस हो सकते हैं। सनाया, ज़रूर हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। रूपल जैसे ही रूपल ने आहान की कही ये बात सुनी, उस बेचारे की बोलती बंद हो गई। रूपल ने इरिटेट होकर अपने आप से ही कहा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था। ये आहान कुछ ज़्यादा ही दिमाग और मुंह चलाने लगा है। रूपल ने दोनों की तरफ अजीब नज़रों से देखा और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। उसे जाते हुए देख आहान और सनाया फिर से हंसने लगे। सनाया ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो स्मार्ट होने लगे हो आहान, लगता है ये सब मुझे ताड़ने का नतीजा है। अपनी बीवी की ऐसी पलटी बातें सुनने के बाद आहान को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था, उसे हंसाना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल का एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। जब सीमा बुआ जी ने इनडायरेक्टली सनाया का सौदा करने की एडवाइस मिसेस यामिनी गिल को दे दी, उन्होंने अपनी ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अगर वो आसानी से मान जाती तो क्या उन्हें सीमा बुआ कहा जा सकता था। उन्होंने बहुत ही बोसी अंदाज में मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी कहीं आप इस खुशी फहमी में तो नहीं है कि मैं आपसे स्वयंवर के बारे में पूछ रही थी। मैं आपको बता रही थी आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, और वैसे भी ये आपका आखिरी मौका है। आपको सनाया के लिए अच्छा लड़का भी मिल जाएगा जो स्टेटस में औकात में हमारे गिल परिवार के बराबर का हो। ज़िंदगी सुधर जाएगी सनाया की। देखिए, अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये सब कर सकती हैं तो अच्छा है, वरना आपको भी पता है कि मनोज शर्मा सीमा बुआ जी ने जानबूझकर अपनी बात को आधी में छोड़ दिया था। मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लालची ननद की धमकियों की आदत हो गई थी, लेकिन वो इस बात से मुकरना नहीं चाहती थी कि सीमा बुआ जी की कही बात में पॉइंट तो था। अगर ऐसा हो पाता तो दोनों तरफ से मिसेस यामिनी गिल की जीत ही थी। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मिसेस यामिनी गिल एक तीर से दो निशाने साध सकती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रिस्क था। क्या होता अगर सनाया वहां आने से मना कर देती। मिसेस यामिनी गिल वो सवाल अपनी ननद से करते हुए कहा, सीमा दीदी, अगर सनाया नहीं आई तो। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी यामिनी भाभी से कहा, आप भी ना भाभी बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैंने कहा ना, सब कुछ सही से हो जाएगा। आप ही सोचिए, एक तरफ सनाया का निकम्मा पति जिसने सनाया को जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ सनाया की मोम जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा। कोई भी बता सकता है कि सनाया आप ही की तो चुनेगी और आपके लिए जेल जाने के डर से भागी चली आएगी। सीमा बुआ जी की बातें इतनी असरदार थी कि मिसेस यामिनी गिल के कानों में एक के बाद एक गूंज रही थी। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और अपना मन पक्का कर लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल की आंखों में डर था, इनसिक्योरिटी, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। जब सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की हामी को जाना, उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने एक खुशी की झलक के साथ मन ही मन में कहा, आहान, ये मेरी बेइज्जती का बदला है। तुमने मेरे बेटे रतन को चोट पहुंचाई, मुझे सड़क पर भीड़ में जिल्लत शिकार बनाया और इतना ही नहीं, पुलिस में ले जाने की धमकी भी दी। इस सब का चुन चुन के बदला मैं तुमसे लूँगी। 2 साल बाद
इस घर में लौटने पर मैंने देखा कि तुम्हारे जैसे चालाक और होशियार लड़के की एक ही कमजोरी है सनाया, और कमजोरियों का फ़ायदा उठाने में तो ये सीमा बड़ी महारती रखती है। अब बस देखते जाओ कि सनाया के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआ जी का प्लान तैयार था। एक बार किसी अमीर आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो उनकी किस्मत का ताला अपने आप खुला वाला था। अपनी मोम को मजबूर देखकर सनाया किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आहान को सीमा बुआ जी धक्के मारकर इस परिवार से बाहर निकालेगी। सनाया के पास वो सब होते हुए देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जैसे ही सब ठीक हो जाता है और सनाया किसी रईस खानदान की बहू बन जाती है, सीमा बुआ जी मिसिस यामिनी गिल से हर छोटा बड़ा मौका देखकर पैसे ऐंठेगी। इस तरह सीमा बुआ जी ने मिसिस यामिनी गिल और सनाया को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाने का प्लान बना रखा था। उस प्लान का पहला कदम उठा लिया गया। जैसा कि सीमा बुआ जी ने उनसे कहा था, मिसिस यामिनी गिल ने दोपहर तक अपने कुछ दोस्तों को आहान और सनाया के अलग होने का बता दिया। ये मिसिस यामिनी गिल की वो फ्रेंड थी जिनके सो कॉल्ड सर्किल में पूरा शिमला शहर शामिल था। एक दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक ये खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क पर हर कोने में बस एक ही बात के चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि डेली न्यूज़पेपर ने अपनी ऑनलाइन वेब्स पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ये खबर तस्वीर में लिखी हुई थी। यहाँ तक कि इस आर्टिकल की हेडलाइन हर एक रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। हेडलाइन कुछ इस तरह की थी, गरीब दामाद का अमीर खानदान से निकाले जाने का सफ़र। इस आर्टिकल में गिल परिवार का बैकग्राउंड बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था और सनाया के हाल ही में बनी हुई पहचान आर्टिकल का एसेंस थी। आखिरकार सनाया स्प्रिंग कॉरपोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड जो थी, इसलिए स्प्रिंग कॉरपोरेशन यस मेहरा और रायजादा परिवार के नए और अनवेटेड वारिस के बारे में भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। वैसे तो पूरा आर्टिकल आहान के ही बारे में था, लेकिन शिमला दिल्ली में आहान की बुराई करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ही नहीं, आहान के कुछ फ़ोटोज़ भी आर्टिकल के साथ अटैच किए हुए थे जिनमें वो अपने मिडिल क्लास और सीधी सादे अप्रोच में नज़र आ रहा था। इस पूरे वेबसाइट सनाया के जो फ़ोटोज़ अटैच किए हुए थे उनमें सनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड कपड़े, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ओरियो और साथ ही खूबसूरत 10 ओकेस के साथ सनाया की ब्यूटी को इस तरह डिस्प्ले किया गया था मानो सनाया किसी प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रही थी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मिसिस यामिनी गिल ने खुद लिखवाया हुआ था और वो सारे फ़ोटोज़ भी शिमला डेली न्यूज़पेपर तक उन्होंने ही पहुंचाए थे। तभी से उस आर्टिकल में 3 साल तक आहान गिल परिवार में घर जमाई के तौर पर रहना, किसी के काम ना आना और सनाया की जिल्लत की वजह से बनना, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक महंगी कार दिलवाने के लिए सनाया को फंसाना। ये सब छोटी से छोटी डिटेल के साथ लिखा गया। इस सब करने के पीछे मिसेज यामिनी गिल का इरादा साफ था। वो आहान को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। मिसेज यामिनी गिल का ये मानना था कि लोगों में जितनी आहान की इमेज गिरेगी उतनी ही उन सबके लिए दिल में सनाया के लिए हमदर्दी बढ़ेगी। लोग आहान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उस सारे गैसिप को सुनकर सनाया खुद ही आहान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। इस बार मिसेज यामिनी गिल का ये फुल प्रूफ प्लान कामयाब हो गया। शिमला डेली के उस ऑनलाइन आर्टिकल को हज़ारों व्यूज़ मिल गए थे। इतने सारे व्यूज़ में शिमला दिल्ली का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस मोमेंट पर पूरे शिमला शहर में हर कोई गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई आहान का नाम अच्छे से जानता था। लोग कमेंट में आहान के बारे में इस तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा, ऐसे होपलेस और निकम्मे लोगों को मर जाना चाहिए, मैं तो ऐसे लोगों से सख्त खिलाफ हूँ। किसी और ने आहान की चालाकी की बुराई करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, इस एक आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल गया है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी ही बीवी को फंसाने की ज़रूरत है? ये आहान तो सच में निकम्मा है। किसी और ने सनाया के लिए संपत्ति के साथ कहा, अफसोस की बात तो यह है कि सनाया गिल जैसे क्रश मटेरियल लड़की को 3 साल पहले एक कूड़े के डिब्बे के साथ शादी करनी पड़ी।
तो किसी और ने सनाया के लिए प्रेयर करते हुए लिखा, मैं भगवान से इतना मांगती हूँ कि सनाया गिल जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो उसके लायक हो। मैं चाहती हूँ कि सनाया गिल एक सेकंड चॉइस डिवोर्स करती है। अगर मैं उस निकम्मे घर जमाई आहान की जगह होती तो खुद ही शर्म के मारे गिल परिवार छोड़कर चली जाती। लेकिन हर कोई मेरी तरह खुददार नहीं होता। इस दुनिया में आहान की तरह बेशर्म लोगों की कमी नहीं होती। आहान की बहुत बुराई हो रही थी। खास करके सारे मर्द इस बात से नाराज़ थे कि सनाया जैसी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था। हर उम्र में लोगों की ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और सनाया का जिक्र हो रहा था। आज तो बाज़ार में भी लोग इस तरह की कई बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बात कर रहे थे। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन सब बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। मैं हर किसी के नसीब की बात है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शादी के पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो किसी ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अगर प्रॉब्लम थी तो उन्हें पहले यही क्यों नज़र नहीं आया। अब अगर सनाया गिल से स्प्रिंग कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है तो थोड़ी पॉपुलर हो गई हो तो उसमें अपने पति की शर्म अपने आने लगी है। अमीर लोग अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी कपड़ों की बदलने की तरह बदलते हैं। लानत है ऐसी अमीरी पर। जो किसी और से आहान की सिचुएशन को जस्टिक करते हुए कहा, मुझे तो वो आहान एक अच्छा लड़का लग रहा है। अगर वो कोई चालाक और सातिर पति होता तो गिल परिवार का नाम इस्तेमाल करके अब बहुत पैसे कमा चुका होता। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली और जिस हालात में था उसी में जीता रहा। लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या गिल परिवार किसी के बेचारे लड़के को ऐसे घर से निकाल देता? क्या गलत बात नहीं है? अमीर लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को किसी कचरे की तरह ही समझते हैं। इसका एक और एक्सप्लेन आहान की शक्ल में सब कुछ सामने है। इस तरह की कई बातें जब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी, देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो टीम्स में बंट गया। अब ये देखना था कि कौन सी टीम की जीत होगी। क्या सीमा बुआजी और मिसिस यामिनी गिल अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? क्या सनाया, जब आहान और सनाया को एक साथ सब पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? सनाया की पलटी बातों को सुनने के बाद आहान ऑफिस चला गया। कुछ देर बैंक के काम करने के बाद लंच ब्रेक में आहान को थोड़ा वक्त मिला। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। आहान उस पर ही काम में लगा हुआ था। उसका फ़ोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किया है। मैं थोड़ी देर में आपको वापस कॉल करता हूँ। अपनी ये बात कहकर आहान कॉल काटने ही वाला था कि उसने फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम की आवाज़ आई। उन्होंने आहान से कहा, यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली नाम के न्यूज़पेपर के बारे में पता है? आहान ने जब ये सवाल सुना तो कंफ्यूज हो गया। शिमला डेली का जिक्र आहान के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट था। उसने सवालिया अंदाज में मिस्टर विक्रम से कहा, शिमला डेली? आहान पिछले 3 दिनों से रूपल और सनाया के साथ इतना सारा वक्त बिता रहा था कि उसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि आहान को बाहर क्या हो रहा है इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आहान को पूरा मामला तसलीब से बता दिया। जब वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे, मिस्टर विक्रम ने आहान को उन ऑनलाइन वेब्स में पब्लिश हुए आर्टिकल्स की लाइन की शेयर कर दी। आर्टिकल्स में लिखे हुए डिटेल्स, अटैच की हुई फ़ोटो, तस्वीरें और लोगों के कमेंट, ये सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाज़ा हो ही गया था, ये ज़रूर किसी अंदर के लोगों में से किसी का काम होगा। इस बारे में सोचते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मोम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं कि ये तमाशा कितने दूर तक चलता है। जब आहान इस सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था तब फ़ोन की दूसरी तरफ मिस्टर विक्रम ने आहान से कहा, यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूँ। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है।
इसे जल्द ही जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। यंग मास्टर, आपने क्या सोचा है? हमें इस सबको कैसे ठीक करना चाहिए? मिस्टर विक्रम का कॉन्सर्न अपनी जगह पर सही था। आहान की खामोशी के देखते हुए मिस्टर विक्रम ने अपने बॉस से माफ़ी मांगते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लायक होने की वजह से ही, लापरवाह होने की वजह से ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैं सच में अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मिस्टर विक्रम अपने आप को लेकर बहुत ही सिंसियर और ईमानदार थे। उन्होंने इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन आहान उन लोगों में से नहीं था जो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और को ब्लेम करता। उसने मिस्टर विक्रम से जीनियस अंदाज में कहा, विक्रम जी, आपको इस सब के माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मिसेस यामिनी गिल का किया धरा है। आहान को इस सब से वैसे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान ने इस सब को ज़रूरत से ज़्यादा माइंड नहीं किया। जब मिस्टर विक्रम ने देखा कि उनका ये नया बॉस आहान बाकी अमीर, बिगड़े हुए और नखरेल लोगों से अलग था, तो उन्हें हैरानी हुई। आहान इस सिचुएशन में भी बहुत शांत था, इसलिए मिस्टर विक्रम ने मन बना लिया था कि इस मामले को अब ज़्यादा सीरियसली शॉर्ट करेंगे। मिस्टर विक्रम फिर से बोले, यंग मास्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को ख़रीद लेता हूँ। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया और रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। मैं किसी से कहकर उसे भी अच्छे से कंट्रोल करता हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं कार्तिक कोहली के आदमियों को हेर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक भी सिखवाता हूँ। अपनी ये बातें कहते हुए मिस्टर विक्रम की आंखों में एक बेरहमी भरी नफरत सी झलक उतर आई थी। अपने बॉस को तंग करने वाले लोगों के लिए मिस्टर विक्रम मौत का इंतजार करने के लिए भी तैयार थे। मिस्टर विक्रम के दिमाग में तो मिसेज यामिनी गिल को भी उनकी सही जगह दिखाने का प्लान तैयार था, लेकिन उन्हें इसलिए खामोश रहना सही समझा क्योंकि मिसेज यामिनी गिल सनाया की मॉम थी और स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाली डील के साथ मिस्टर विक्रम देख चुके थे कि सनाया उनके बॉस की बॉटम लाइन थी। अगर सनाया को कुछ भी हो जाता तो उनके यंग मास्टर आहान इस दुनिया को तबाह कर सके इतना गुस्सा हो सकते थे। जब आहान ने मिस्टर विक्रम का ये रिवीजन प्लान सुना तो उन्हें तुरंत मना करते हुए उनसे कहा, बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को ख़रीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस अपना काम किया है। न्यूज़ पब्लिश करके ही उन लोगों का घर चलता है। उन्हें घर छोड़ दीजिए। आहान का लॉजिक साफ था। वो अपने न्यूयॉर्क माइंडेड लोगों में से नहीं था जो ऐसे आर्टिकल्स के लिए किसी की भी जान ले लेता। आगे जाकर ऐसे हजारों न्यूज़पेपर और चीफ एडिटर रायजादा एम्पायर के नए वारिस के बारे में लिखने वाले थे। क्या आहान हर दूसरे आदमी की जान लेता फिरता? और अगर उन्होंने शिमला डेली जैसा न्यूज़पेपर ब्रांड खरीद लिया होता तो उसकी पहचान बाहर आ जाती, जो अभी आहान के प्लान का हिस्सा नहीं था। जब मिस्टर विक्रम ने आहान की बात सुनी तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और हामी भरते हुए बोले, ठीक है यंग मास्टर। मिस्टर विक्रम को आहान एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान लगता था। अगर उसने कोई फैसला लिया था इसका मतलब ज़रूर इस सब के पीछे आहान का कोई सीरियस थॉट होगा। ये मिस्टर विक्रम समझ चुके थे। आहान ने फिर सबसे ज़रूरी बात पर आते हुए कहा, विक्रम जी, स्प्रिंग कॉरपोरेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या अब तक रिसोर्ट बनाने का प्रोसेसिंग शुरू हो गया है? आहान मिस्टर विक्रम से सिर्फ काम के बारे में बात करना चाहता था। मिस्टर विक्रम ने आहान को नए प्रोजेक्ट का फॉलो अप देते हुए कहा, यंग मास्टर, रिसोर्ट का कॉन्ट्रैक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी कुछ टेक्निकल इशू नज़र आ रहे हैं। हमारे आर्चोटिस के साथ बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा और कार्तिक कोहली यूरोप से कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर कर रह चुका है। मैंने भी एक बार अपने आइडिया से चेक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आहान इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। आहान ने फिर मिस्टर विक्रम से कहा, विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉरपोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप पहले मुझे इस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहता। आहान ने वैसे तो सच कहा था,
मगर असल बात यह है कि आहान को अभी तक मिस्टर विक्रम का पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मिस्टर विक्रम कई सालों से आहान के पापा आदित्य राय जादा के लिए काम करते आए थे और आहान के पापा आदित्य राय जादा ने ही मिस्टर विक्रम को आहान के साथ काम करने के लिए भेजा था। आहान भले ही एक बार के लिए मिस्टर विक्रम पर यकीन कर सकता था, लेकिन रही बात उसके पापा की, तो आहान चाहकर भी बेफिक्र नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि आहान को सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना था। मिस्टर विक्रम को आहान की बात के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी एप्पल बॉर्डनी में रोहन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। जिस तरह का एक्साइट और फन लॉगिंग नेचर रोहन का था, वो बेफिक्र होकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। रोहन जिस सोफे पर बैठा हुआ था, उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। उस लड़की ने ध्यान से अपने बॉस की तरफ देखा और अपने आप से ही बोली, मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जहाँ एक तरफ ये लड़की, जो कि अभी अभी रोहन की सेक्रेटरी बनी थी, उसे अपने नसीब पर नाच हो रहा था, वहीं सच तो ये है कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा, उसे एकदम से रूपल की याद आ गई थी, क्योंकि ये नई लड़की कुछ रूपल के जैसी दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। लेकिन उस लड़की को जॉब पर रखने के बाद रोहन रूपल से मिलने उसके घर चला गया था। रोहन का फैमिली बिजनेस काफ़ी बड़ा था। रोहन की फैमिली वाइन के बिजनेस में थी और लोग काफ़ी अमीर और फेमस भी थे। पिछले कुछ दिन बहुत शराब पीकर गम मनाने के बाद रोहन ने सोचा कि कंपनी जाने से बेहतर होगा वो वाइनरी मतलब वाइन की फैक्ट्री में आकर अपना टाइम स्पेंड करे। बहुत देर तक कार्टून देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक गिलास फ्रूटी जूस लेकर आओ। आखिरकार रोहन की नई सेक्रेटरी को काम मिला था। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉस की बात पर हामी भरी और किचन में जाकर एक गिलास ताज़ा फ्रूटी जूस लेकर आ गई। जो लड़की अब तक अपने गुड लक पर शुक्रिया करते हुए नहीं थक रही थी, जल्दी ही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। जैसे ही नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूटी जूस का गिलास पकड़कर रोहन के सामने गई, रोहन की नज़र उस पर पड़ी। एकदम से जो रोहन अब तक कार्टून देखकर हंस रहा था, उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। रोहन को अब रूपल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था, उसे आहान याद आ जाता था। वो ढीठ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। जैसे ही रोहन को आहान का वो रोबिला और कॉन्फिडेंस भरा चेहरा याद आया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ से जूस का गिलास लेकर ज़मीन पर पटक दिया। ये देखकर वो नई सेक्रेटरी घबरा गई। उसे अब रखा अपना ये बॉस बहुत हैंडसम होने के साथ ही खुश मिजाज और फ्रेंडली भी लगा था, लेकिन रोहन की इस हरकत ने उस नई सेक्रेटरी को डरा दिया। वो बेचारी इतनी घबरा गई थी कि कभी भी रोना शुरू कर देती, लेकिन फिर भी उस नई सेक्रेटरी ने बहुत हिम्मत करके अपनी बॉस से सवाल करते हुए कहा, सर क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने क्या किया है? वो लड़की अपनी जॉब को तो बचा ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानना भी ज़रूरी समझती है कि आखिर उसके बॉस को किस बात से गुस्सा आया था। लेकिन रोहन के गुस्से होने के वजह ना ही वो लड़की थी और ना ही उसकी कोई गलती। रोहन को तो कुछ और ही परेशान कर रहा था, लेकिन वो इस बारे में किसी को कैसे बता सकता था? आफ्टर ऑल, जिस लड़के को सारे शिमला का हाई क्लास, हैंडसम और डिज़र्व समझा था, जिस सारी लड़कियां पसंद करती थी, वो उसके अटेंशन के लिए तरसती थी, उसी रोहन को उसकी खुद की फैंसिक उसे धोखा दे रही थी। जैसे ही रोहन को वो सब याद आया, उसने चिल्लाकर अपनी नई सेक्रेटरी से कहा, निकलो यहाँ से और कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, निकलो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, जाओ जाओ। अब वो नई सेक्रेटरी पहले से ज़्यादा हैरत हो गई। क्या उसके इस बॉस को डेबुलर सिंड्रोम था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? उस नई सेक्रेटरी ने अजीब तरह से रोहन को देखा और वहाँ से भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद ही फिर से उस रूम का दरवाज़ा खुला। रोहन ने घुर्रा कर कहा, मैंने कहा था ना जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा रह गया। जो आदमी वहाँ खड़ा था वो रोहन के काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन ने उसे सवाल भरी नज़रों से देखा तो उस मैनेजर ने कहा, रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है।
आहान से रिलेटेड ऐसी क्या बात थी जो रोहन को पता लगने वाली थी? क्या ये आहान और सनाया के अलग होने के बारे में था या फिर और कुछ?